हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दीपक कोचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आ गया हूँ जो कि कक्षा 10वीं का है, लोकतांत्रिक राजनीति से। इस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो आज हम इसी चैप्टर को समझेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको जो हम क्लियर करने की बात करेंगे और समझेंगे तो इस चैप्टर में कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी होता क्या है। तो इससे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सत्ता की साझेदारी जो है मतलब कि सरकार जो होता है, सरकार के जो शक्तियां हैं, जो सत्ता है वो अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि आपको मैं रिकॉल बता देता हूँ। जैसे कि सरकार के हमारे 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आपने पढ़ा होगा। तो विधायिका का काम क्या होता है, विधि बनाना, मतलब कानून बनाना, और उसी को लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। और इसका जो संरक्षण करती है कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो ये 3 अंग होते हैं और तीनों को क्या करा गया, सत्ता की साझेदारी किया गया है। अगर इनके काम अलग अलग नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। जैसे हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमारा भारत एक लोकतंत्र देश है। इसमें क्या होता है, लोगों के द्वारा शासन क्या होता है, मतलब कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं सरकार, और वो उसी रूप से काम करती है जनता के लिए। तो इसी प्रकार हम इसी चैप्टर में सत्ता की साझेदारी को क्लियर से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसमें सत्ता की साझेदारी किया गया है। तो इसमें हम 2 देशों की कहानी पढ़ेंगे, एक तो बेल्जियम की और एक श्रीलंका, जो कि पड़ोसी देश है हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बेल्जियम। बेल्जियम क्या है, ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ओके, ये हरियाणा राज्य से भी छोटा सा है। आप समझ लीजिए, हमारा जो हरियाणा है उस हरियाणा राज्य से भी छोटा है बेल्जियम देश। ये कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में आता है। इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है आपको याद करना है, क्वेश्चन में आ सकता है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है इसकी सीमा। किसकी, बेल्जियम की। इसकी आबादी की हम बात करें तो इसकी आबादी 1.4 करोड़ है, जो कि हरियाणा की मतलब आबादी से भी कम है। ये 2017 का डाटा है जो आप याद कर सकते हैं। कब का ये, 2017 का डाटा। 1.4 जो करोड़ है वो बेल्जियम की क्या है, आबादी, जो कि हरियाणा की आबादी से भी क्या है, आधी है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वहाँ पे जो बेल्जियम है, बेल्जियम में जो वहाँ पे क्षेत्र हैं कौन कौन से, एक तो फ्लैमिश में 59% जो भाषा है वो डच बोला जाता है। वहाँ के लोग जो हैं 59% क्या बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। 40% जो है वेलोनिया में, वेलोनिया कहाँ है, बेल्जियम का एक जगह का नाम है। ओके, तो वेलोनिया में 40% फ्रेंच भाषा बोला जाता है। वहाँ के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं 40%। तो ये आपको याद रखना है। फ्लैमिश में कितने परसेंट बोला जाता है, 59% क्या, डच भाषा। वेलोनिया में कितना बोला जाता है, 40% क्या, फ्रेंच भाषा। शेष जो बच जाता है 1% वो जर्मन भाषा वहाँ पे बोला जाता है। तो ये आपको क्लियर करेंगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। ये जो देश है बेल्जियम, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। वहां पे देखिए क्या होता है, ब्रुसेल्स में 80% वहां के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% भाषा जो है डच भाषा बोला जाता है। तो इसी चैप्टर को हम समझने के लिए ये पॉइंट को हम क्लियरिटी से समझ लेंगे कि कितना % कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। और ब्रुसेल्स जो है किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। वहाँ पे 80% बोला जाता है और 20% क्या बोला जाता है, डच भाषा बोला जाता है। ये क्लैरिटी आपको हो जाना चाहिए। तो इसी के मतलब कि इसी के अनुरूप हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो ये आपको याद हो गया होगा, आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। बेल्जियम क्या है, यूरोप का एक छोटा सा देश है, हरियाणा से भी छोटा है ये। इसकी सीमा किस किस से लगती है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। और आबादी 1.4 जो है हरियाणा से भी कम। 2017 का डाटा है ये। अब इसमें हम इसके आगे जो चैप्टर मतलब जो चीजें पढ़ने वाले हैं, पॉइंट्स, देखिए यहीं से बनकर आएगा कि इन दोनों कहाँ पे, बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषा बोली जा रही है और डच भाषा बोली जा रही है, इन दोनों ही भाषाओं में तनाव हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम समझते हैं। तो यह पॉइंट को क्लियर कर लीजिए।
की राजधानी क्या है आपका ब्रुसेल्स। तो हमने यहाँ पे डाटा देख लिया था 59% कौन सी भाषाएं बोली जाती है, डच, और 40% फ्रेंच बोली जाती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाता है उसका हम बात कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा, देखिए फ्रेंच भाषा अल्पसंख्यक मतलब कहा जाता है जहाँ पे कम जनसंख्या होती है जिसकी। तो डच भाषा जो फ्रेंच भाषा की यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कम है ये लोग। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा वाले लोग ज्यादा ताकतवर और समृद्ध थे। कौन? फ्रेंच भाषा वाले कम लोग थे और ये ताकतवर थे, शिक्षा के रूप में कहें कि आर्थिक रूप से ये क्या थे, समृद्ध थे और ताकतवर थे फ्रेंच भाषा के लोग। डच भाषी लोग इस बात से नाराज थे कि इनको जो है हर चीज में आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग कम थे और इनकी जो आर्थिक स्थिति थी और इनकी जो ये लोग ताकतवर थे। तो ये कौन लोग खिलाफ थे इनके? डच भाषा, ये ज्यादा लोग थे। ठीक है, 1950 से 60 के दशक की बात करें तो फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच अब तनाव बढ़ने लगता है। देखिए अब हम ही बात करते हैं इंडिया के। इंडिया में क्या होता है, जैसे कि हम जाति की बात कर लेते हैं तो किस क्लास की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कुछ बच्चों को वहाँ पे क्या मतलब कि अच्छी शिक्षा दी जा रही है और कुछ बच्चों को वहाँ पे उतनी तरह से देखा ही नहीं जा रहा है, ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। तो वो जो इग्नोर करा जा रहा है बच्चों के साथ, उनको क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, तनाव हो जाएंगे, वो गुस्से हो जाएंगे और वो आंदोलन की स्थिति में खड़े हो जाएंगे। तो उन दोनों के बीच, किनके? फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों के समूह के बीच में तनाव बढ़ने लग गया, क्योंकि ये समृद्ध होने लगे और इनको ज्यादा जो है बढ़ावा देने लग गए फ्रेंच भाषा को। तो ब्रुसेल्स में ये ज्यादा ताकत दिखा। ठीक है, क्योंकि कहाँ पे? ब्रुसेल्स, जो कि ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है और वहां पे इसका जो तनाव होता है बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि फ्रेंच जो है यहाँ पे क्या है 80% लोग हैं और फ्रेंच भाषा बोला जा रहा है और यहाँ पे कम है। तो यहाँ तो इनको बिल्कुल ही इग्नोर करा जा रहा होगा। तो जहाँ सबसे ज्यादा ये तनाव कहाँ पे देखा गया? ब्रुसेल्स में। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि श्रीलंका की बात करते हैं। ये था बेल्जियम की, इसको हम क्लियर से समझ लेंगे। पहले ये पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे। अब हम दूसरे देश जो हमारे पड़ोसी देश है श्रीलंका की बात करते हैं। कर लिया है, अब करते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी आबादी 2 करोड़ है। कितनी है? 2 करोड़, जो कि हरियाणा के बराबर है यहाँ की आबादी। यहाँ भी जातीय समूह है, जैसे कि हमने बेल्जियम में पढ़ा था। बेल्जियम में कौन कौन से थे? फ्रेंच और डच भाषा के समूह थे। वैसे ही यहाँ पर भी जातीय समूह है। कौन कौन से? सिहली और तमिल, 2 जातीय समूह वहाँ पे, सिहली और तमिल। सिहली जो है 74% है और तमिल जो है 18% है। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सिहली के कितने परसेंट थे? 74% और तमिल के 18%, 18%। तो तमिल जो थे, ये जो आपको लास्ट वाला तमिल जो थे, ये देखिए 2 इसमें जातीय समूह आ रहे हैं। एक तो श्रीलंका के वहीं के लोग थे, मूल के थे, और दूसरे भारतीय मूल के भी वहाँ पे तमिल भाषा के लोग थे वहाँ पे धार्मिक रूप से। तो देखिए तमिल जो है वहाँ के भाषा जो है तमिल, वहाँ पे 2 समूह आ रहे हैं मूल के। एक तो श्रीलंका के भी वहाँ पे लोग हैं और कुछ लोग जो है भारतीय के भी तमिल भाषा बोलते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए तमिल जो है मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में बसा हुआ है, मतलब उत्तर पूर्वी प्रांतों में ये तमिल लोग जो हैं बसे हुए हैं। सिहली जो है, सिहली में बौद्ध धर्म है। ओके, सिहली में ज्यादातर जो है बौद्ध हैं और तमिल में हिंदू भी हैं और मुसलमान जाति के भी लोग हैं वहां पे। तो सिहली देखिए कितने हैं? 74% और तमिल में 18%। 18% में भी 2 जाति आ रही है, कौन कौन सी? हिंदू और मुस्लिम। और शेष जो बच जाता है 7%। 7% कौन है? जो कि ये सिहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। कौन? ईसाई धर्म के जो वहाँ पे लोग हैं। ईसाई धर्म के लोग कितने? 7% है। 7% है जो कि दोनों ही भाषा बोलते हैं, तमिल और कौन से? सिहली भाषा। तो आपने यहाँ पे भी देखा मतलब बेल्जियम में भी 2 समूह थे, फ्रेंच और डच भाषा, और यहाँ पे भी कौन कौन से? सिहली और तमिल भाषा।
तो अब देखिए यहाँ पे जो आबादी है 74%, जो कि बहुसंख्यक में है 74%, और यहाँ पे तमिल जो है कम है 18% है। अब यहाँ पे भी तनाव होगा, वैसे जैसे बेल्जियम में हुआ था, वहाँ पे जैसे कि वो ताकतवर थे, समृद्ध थे आर्थिक रूप से फ्रेंच के लोग, और यहाँ पे वैसे ही सिंहली लोग ताकतवर होंगे और यहाँ पे भी बहुत तनाव हुआ होगा। और हमने इसमें पूरा क्लियर कर लिया कि सिंहली जो है बौद्ध धर्म के लोग थे, तमिल में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के थे, से जो ईसाई थे 7%, वो दोनों ही भाषा बोलते थे। तो ये हम आपको मैंने 2 उदाहरण दे दिया, कौन कौन से, बेल्जियम देश का और एक श्रीलंका का। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अब इसको जो हम क्लैरिटी रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे असल में हुआ क्या, और इसके बाद जो सत्ता है वहाँ पे कैसी अपनाई गई थी दोनों देशों की, बेल्जियम और श्रीलंका की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रेलर को समझ लिया है, श्रीलंका की कितनी आबादी थी, क्या है, कितनी जनसंख्या की, कितने भाषा बोली जाती है। वैसे हमने श्रीलंका की भी बात कर ली। ये दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, इसकी आबादी 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के बराबर है। सो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि बात की थी श्रीलंका की, जहाँ पे सिंहली और तमिल थे। तो सिंहली की ज़्यादातर जनसंख्या थी, जो कि 74% था। तो इन दोनों में टकराव आ जाता है और उनके बीच क्या हो जाता है, अभी ये पॉइंट समझते हैं। तो श्रीलंका बहुसंख्यावाद, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता कब मिली थी श्रीलंका को, 1948 में, और वहां पे बहुसंख्या किसकी थी, सिंहली की थी, है ना। तो यहाँ सिंहली समुदाय का दबदबा था श्रीलंका में, बहुसंख्यावाद की हम बात कर रहे हैं। और 1956 में कानून बनाया गया कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाए। मतलब कि 1956 में एक एक्ट बनाया गया कि जो सिंहली भाषा है उसको राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। अब उससे क्या हो जाता है, और देखिए एक और पॉइंट है, सरकारी नौकरियों में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी गई। मतलब कि सिंहली लोगों को सरकारी नौकरियों में पहले वो मतलब कि फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद तमिलों को अगर सीट मिलता है तो देंगे जगह, नहीं तो वैसे ही उनके लिए नहीं था। तो देखा आपने क्या क्या हुआ, 1956 में एक एक्ट बनाया गया कि सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और सरकारी नौकरी में सिंहली को प्राथमिकता दे दी गई। और इन सरकारी फैसलों से कौन नाराज हो जाता है, तमिल नाराज हो जाता है। जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा, 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को टॉफी दे रहे हैं और एक बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कर देता है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। एक बात कर लेते हैं हम, जैसे हमारे भारत की बात कर लेते हैं। भारत में हमारे जैसे कि हिंदू मुस्लिम की भाषा है, अगर हम हिंदू को बढ़ावा देने लग जाएं, हर चीज हिंदू के लिए ही दे दें कि हर चीज जो है अवसर है, सब कुछ नौकरी जो भी चीजें हैं सब हिंदू को मिलेगा और मुस्लिम को नहीं मिलेगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अब वो आंदोलन करना शुरू कर देंगे मुस्लिम लोग, और अपने अफसर की, अपने जो उनका कार्य है उनके लिए वो क्या करेंगे, आंदोलन कर देंगे और वो नाराज हो जाएंगे। इससे हमारे लिए खतरा पैदा हो जाता है, गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है। तो वैसे वहां पे तमिल लोग नाराज हो जाते हैं और इन्हें लगा कि सरकार जो है और राजनीतिक जो वहाँ की पार्टियां हैं, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं तमिलों के खिलाफ हो गई है, उनके लिए वो कुछ भी काम नहीं कर रही है, उनको पिछड़ा वर्ग समझ रही है तमिलों को। इससे अब तमिल लोग ने राजनीतिक पार्टियां बनाने शुरू कर दी। अब क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे लोगों को समझ में आने लगता है सरकार उनके खिलाफ है, कुछ उनके लिए नहीं देख रेख, जीवन यापन को नहीं देख रही है, बिल्कुल ही उनको पिछड़ा में समझ रही है। तो इससे क्या हो गया, तमिल लोग नाराज हो गए और अलग से वो क्या अब पार्टियां बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब स्वतंत्र थे। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हो जाता है। आगे के पॉइंट समझते हैं। अब इनकी मांगे क्या क्या थी तमिलों की, ये पॉइंट समझेंगे। जैसे इन्होंने पार्टी बनाते हैं, तो पार्टी जब बनाते हैं तो सरकार के समक्ष क्या होती है, अपनी मांगों को रखते हैं। तो उन्होंने क्या क्या मांगे रखी, तो तमिल को राजभाषा बनाए जाए। उन्होंने कहा कि तमिल को भी राजभाषा बनाई जाए और शिक्षा और रोजगार में उनको भी समान अवसर दिया जाए। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, तमिलों ने अपना उग्र संगठन बनाया जिसको लिट्टे नाम से जाना जाता है। वहां की एक राजनीतिक पार्टी है लिट्टे नाम, उसने तमिलों ने बनाया था। और दोनों समुदाय के बीच अब क्या हो जाता है, टकराव होता है और इसी से वहां पे गृह युद्ध हो जाता है। तो आपने देखा वहां पे सत्ता की कैसे साझेदारी हो रही थी, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे और तनाव हो गया इससे। और दोनों ही, जो सिंहली भाषा ने जैसे कि 1956 में अपने आप को राजभाषा घोषित कर दिया, वैसे अब तमिल भी अपनी बात की
मनमानी कर रहे थे, और होना भी चाहिए क्योंकि उनको वो पिछड़ा वर्ग समझ रहे थे तमिलों को, और इसलिए उन्होंने एक नई पार्टी बनाई लिट्टे नाम से, और उन्होंने क्या मांग रखी कि उनको शिक्षा और नौकरियों में भी अवसर दिया जाए, सम्मान दिया जाए। और हमने क्या पढ़ा, अब इसी के वजह से वो क्या होता है, दोनों समुदाय के बीच में टकराव हो जाता है और इसी से गृह युद्ध हो जाता है। तो ये वहां पे सही से सत्ताधारी नहीं चल पाती है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, आप चैप्टर पढ़ेंगे और आसानी से हो जाएगा, ये पॉइंट समझ लेंगे तो। ओके, तो अब हम बात करेंगे बेल्जियम की। तो ये तो थी, पूरा हमने क्लियर कर लिया किसकी, यहाँ की श्रीलंका की बात कर ली, ये क्लियर हो गया। अब हम मतलब बेल्जियम की बात करते हैं। ओके, क्या हो जाता है, गृह युद्ध हो जाता है क्योंकि वो दोनों के बीच में राजभाषा को लेकर क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है, और उनके बीच में रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर तनाव हो जाता है। तो वहाँ की सत्ताधारी जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सेकंड पढ़ते हैं हम बेल्जियम की, जो हम बात कर रहे थे, वहाँ पर क्या था, फ्रेंच और डच भाषा दोनों भाषाएं बोली जाती थी, और वहाँ की जो सरकार होती है वो समझदारी से काम करती है। ऐसे नहीं मतलब कि श्रीलंका की तरह कि वो राजभाषा बना देती है, ऐसा कुछ नहीं था। बेल्जियम समझदारी से, जैसे कि कहते हैं सत्ता की साझेदारी की बात की गई थी उन्होंने। तो हम पढ़ेंगे बेल्जियम की समझदारी, उन्होंने क्या समझदारी की। इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार कर लिया। मतलब वहाँ पे जो जो भाषाएं बोली जाती थी, जैसे जर्मन एक भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती थी, तो क्षेत्रीय भाषाओं को उन्होंने क्या करा, स्वीकार कर लिया। उन्होंने भेदभाव नहीं किया किसी के बीच में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि 1970 से 73 के बीच में उन्होंने 4 बार संविधान में संशोधन कर देते हैं। आप देख रहे हैं 3 साल के अंदर ही संविधान में 4 बार संशोधन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए संशोधन इसलिए किया गया है ताकि देश में सभी मिलजुल कर रह पाए। देखिए वहाँ की सरकार कितनी सोच विचार के साथ काम कर रही थी, समझदारी के साथ काम कर रही थी कि 4 बार संशोधन कर देती है 3 साल के अंदर ही। और क्यों की जाती है, क्योंकि वो लोग सिर्फ मिलजुल कर रहे। तो ऐसी सरकार होनी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए ताकि एक वर्ग के बारे में ना सोचकर सभी को सम्मान का अवसर प्रदान करे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इससे पहले जो हमने पॉइंट करा था सत्ता की साझेदारी, वो क्या करते हैं 1973 में 4 संशोधन करते हैं जिसमें वो मिलजुल कर रहे। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बेल्जियम ने अपना मॉडल अपनाया। मतलब कि देखिए कि वहाँ पे एक मॉडल अपनाते हैं कि वहाँ की सरकार जो है वहाँ के जो सामुदायिक है, जनजातीय जो है, उनके लिए क्या क्या काम करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या जो है समान होंगी। मतलब कि आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि जो बेल्जियम में कौन सी 2 भाषाएं थी, एक तो फ्रेंच था और एक डच भाषा था। तो वहाँ के दोनों जो सामुदायिक थे ना, उनकी संख्या जो है समान होंगी। सो आपको ये क्लियर हो गया कि केंद्र सरकार ने क्या कहा कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होंगी, समान होंगी। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि कुछ विशेष कानून, कुछ ऐसे कानून तभी बन पाएंगे जब दोनों समूह के सांसद का बहुमत होगा। जब दोनों ही, जैसे कि केंद्र में सरकार ने क्या कहा कि फ्रेंच और डच जो दोनों सांसद की संख्या है उनकी समान होनी चाहिए, तभी संविधान में यह कानून बन सकता है। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो सारी शक्तियां हैं देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी जाए। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्या कहा कि जो अपनी शक्तियां हैं वो देश के 2 क्षेत्रीय इलाकों को दे दी जाए। जैसे कि भारत की हम बात कर लें, भारत में जो केंद्र सरकार है वो केंद्र स्तर पर काम करती है और राज्य स्तर को तो नहीं देखती। और वहाँ की सरकार देखिए, केंद्र स्तर की सरकार जो है वो कहाँ की 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को भी अपनी शक्तियां प्रदान कर रहा है। जो भी उनकी सहायता होगी वह प्रदान किया जाएगा। अब देखिए ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी थी, आपको याद रखना है। वहां पर अलग सरकार है लेकिन इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। कहाँ पे, डच और फ्रेंच का, दोनों ही समुदाय का क्या है, समान प्रतिनिधित्व है। जबकि ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। वहां की हमने अलग बात की, अब ब्रुसेल्स जो है अलग है। लास्ट पॉइंट जो बोल रहा है केंद्र और राज्य सरकार। देखिए केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की भी है जिसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है।
जैसे कि हमारे भारत की बात करते हैं, भारत में भी केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। तो स्थान की सरकार जैसे कि ग्राम पंचायत हो गए, नगर निगम हो गए, ये सब हो गए। वैसे ही वहाँ पे तीसरे स्तर की सरकार है सामुदायिक सरकार। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है? सामुदायिक सरकार, जो कि भाषा वहाँ की सामुदायिक क्या थी? डच और फ्रेंच थी। वहाँ की अलग से सरकार दे दी गई, ताकि अगर किसी भी तरह की उनको दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ की जरूरत है, तो वो वहाँ की सरकार के लिए बात कह सकती है। तो ये आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम ने मॉडल क्या अपनाया था। बहुत इजी है और बहुत उन्होंने अच्छा अपना मॉडल अपनाया था, जो कि सभी देशों को अपनाना भी चाहिए। तो ये आपको पॉइंट आसानी से याद होगा, एक बार आप क्लियरली समझ लेंगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के कारण। तो लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी कारण तो थे ही, कुछ ना कुछ अपनाना था। तो इसमें दो तर्क दिए गए हैं, तो दो तर्क आपको लिखना पड़ेगा। एक तो युक्ति परक है और एक नैतिक तर्क दिया गया है। तो युक्ति परक का क्या तात्पर्य होता है और नैतिक तर्क का क्या तात्पर्य होता है? तो युक्ति परक का मतलब होता है लाभ के तर्क होता है, जो कि श्रीलंका ने अपनाया था। जैसे कि उन्होंने सिंहली ने क्या राजभाषा बना लिया और अपने लिए सिंहलियों के लिए नौकरी में हर चीज में क्या करा? प्राथमिकता दे दी। तो उन्होंने लाभकारी पद मतलब अपनाया था, जो कि लाभकारी तर्क कहा जाता है, युक्ति परक। ठीक है, किसने अपनाया था? श्रीलंका ने। लाभ और हानि की परख होती है इसमें, लाभ और हानि दोनों होती है। जैसे कि वहां पे गृह युद्ध हो गया था, तो ये युक्ति परख था। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं नैतिक तर्क क्या होता है? सत्ता की साझेदारी होती है इसमें। जैसे कि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी फ्रेंच और डच भाषा को सामुदायिक बना दिया था। सत्ता की साझेदारी जो बेल्जियम ने अपनाया, सभी समूहों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, आगे बढ़ने की मौका दिया उन्होंने। तो ये दो तर्क हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि दो तर्क सत्ता की साझेदारी के कारण क्या थे। तो इन्होंने 2 कारण अपनाए थे, युक्ति परक और नैतिक परक। युक्ति परक किसने अपनाया था? श्रीलंका ने। और नैतिक तर्क क्या होता है? ये होता है सत्ता की साझेदारी, जो कि बेल्जियम ने अपनाया था। तो सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सत्ता के साझेदारी के रूप क्या होते हैं? जैसे कि क्षैतिज वितरण होता है, जैसे हमने पहले पॉइंट में मतलब कि 9th क्लास में पढ़ा था कि सरकार के जो होते हैं 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इनका काम क्या क्या होता है? तो विधायिका काम है, क्या काम है? कानून को लागू करना। संसद और विधायिका इसमें कानून क्या करती है? लागू करती है। और कानून को बनाती है ये। ओके, विधायिका का काम है कानून बनाना, विधेयक को बनाना। ओके, जैसे संसद और विधायिका। वैसे ही कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करती है। किसके द्वारा? प्रशासन होती है उसमें, जो भी काम कर रहे होते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर कानून को लागू करते हैं ये। और नगर पालिका का अहम काम होता है, क्या होता है? निगरानी करना, कानून की निगरानी करना एवं कानून का पालन करवाना। जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार ही सभी लोग काम करते हैं और लोगों को अधिकार दिया गया है, जो कि सभी को उस अधिकार के रूप में ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। अगर किसी का अधिकार का हनन भी होता है तो हम न्यायपालिका में जाकर दरवाजा खटखटाकर उस अधिकार के हननों का हम अपनी मांग कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद हो गया होगा। मैं आई होप आशा करता हूँ कि आपको पॉइंट आसान लगा होगा। तो 2 तर्क आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक तो युक्ति परक जो लाभ के लिए होता है, और नैतिक तर्क जो सब मिलजुल कर सत्ता की साझेदारी, जो कि बेल्जियम ने अपनाया था, मॉडल जैसे अपनाया था। और सत्ता की साझेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि सरकार का सत्ता की साझेदारी तो कौन कौन से थे? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपने अपने रूप से संविधान के अनुसार वो काम करती है। तो ये आपको पॉइंट आसानी से याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, और इससे पहले हमने सत्ता की साझेदारी के रूप पढ़ लिए थे, और ये हमारा जो है लास्ट पॉइंट है सत्ता का बंटवारा और विभिन्न सामाजिक समूहों में कैसे इसको बांटा जाता है। तो इसके बंटवारे की हम बात करते हैं। जैसे कि सत्ता का जो है बंटवारा वो विभिन्न सामाजिक समूहों, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सत्ता का जो बंटवारा होता है वो किस आधार पर होता है? तो सामाजिक समूह में होता है, भाषा आधार पर हो सकता है, और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है।
तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बेल्जियम में अलग सरकार थी, लेकिन वहाँ पे क्षेत्रीय स्थानों को भी उसने क्या दिया था, शक्ति प्रदान की थी। तो वहाँ पे एक तीसरा जो है सरकार भी बनाया गया था, जिसको सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाता है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग अधिकार दिए थे। कुछ देशों के संविधान में और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय होता है, पिछड़े वर्ग के जो जाति होते हैं, धर्म के होते हैं, भाषा के आधार पर होता है, और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि वो भी समाज में विकास कर सके। तो इसका यही पॉइंट है कि सत्ता में साझेदारी, सरकार जब बनती है तो उनको साझेदारी करके क्षेत्र में विकास करना चाहिए ताकि पूरे देश की तरक्की और विकास हो सके। तो देखिए कि आपने कि बेल्जियम बहुत अच्छा उन्होंने मॉडल अपनाया, और फ्रेंच और डच भाषा थे उन्होंने गृह युद्ध नहीं हुआ और उन्होंने सत्ता की साझेदारी को अपनाया। तो इसलिए वहाँ पे एक अच्छा मॉडल भी अपनाया गया जिससे कि एक अच्छा सरकार बना और देश को भी फायदा हुआ और गृह युद्ध भी नहीं हुआ। तो आज का यही लास्ट पॉइंट था हमारा कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की बात कर ली हमने। ओके, तो आज का लास्ट टॉपिक ये खत्म होता है, और ये पॉइंट आज का चैप्टर जो है सत्ता की साझेदारी बिल्कुल ही अच्छा टॉपिक है, और आपको मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। और ये जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव है 10th क्लास में, उसको सभी को सेंड कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तो ओके, बाय और